नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। संसद में इस दौरान सबको उम्मीद थी कि कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उन्होंने बातचीत भी की। राहुल गांधी के आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का जिक्र हुआ। तंज भरे लहजे में कहा गया कि वहां स्टडी हो रही है कि द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी। यूपीए के काल में हुए आतंकी हमले का जिक्र कर कहा कि वो लास्ट डिकेड था और अब ये इंडियाज डिकेड है, यानी कि दशक हिंदुस्तान का है। अदानी मामले में सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन कवि दुष्यंत की कविता की लाइनें जरूर पढ़ दी और कहा कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन इन्हें यकीन नहीं है। जिक्र तिरंगे का भी आया और श्रीनगर का भी आया, लाल चौक का भी आया। जिक्र यह भी आया कि जो वहां जाकर हर किसी के हाथ में तिरंगे के साथ फोटो खिंचा रहे थे, वहां कांग्रेस के काल में कहा जाता था कि तिरंगा मत लहराइएगा, देश का माहौल खराब होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष कंफ्यूज है। कभी कहता है कि देश कमजोर हो रहा है और फिर कहता है कि सरकार दबाव बनाकर विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट दिला रही है। अब देश कमजोर है या मजबूत है, पहले विपक्ष ये तय कर ले। कुल मिलाकर सवाल यही है कि पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन यह कि नकीन नहीं है। हालांकि एक शेर शहाब जाफरी साहब का भी है, जिसमें कहा गया है कि इधर उधर की बात ना कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा। आज बात इसी मुद्दे पर। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। मिले मेरा तेरा यूपीए के वो 10 साल आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। तो संसद से क्या सियासी संदेश दिया गया है और क्या कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया गया है। आज बात इस मुद्दे पर कि क्या वाकई में पांव के नीचे कितनी जमीन, इसका यकीन किसी को नहीं है, और क्या विपक्ष इस वक्त आसमान में है, हवा में है, जो जमीन पर जनता से जुड़ ही नहीं पा रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र शास्त्री जी। अरुण शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ। हार्वर्ड का भी जिक्र हुआ, रिपोर्ट का भी जिक्र हुआ, लाल चौक का भी जिक्र हुआ, और जिक्र यह भी हुआ कि तुझे पांव के नीचे कितनी जमीन ये यकीन नहीं। इशारा क्या है? जी विजेंद्र, ये सारे जिक्र हुए, मैंने भी सुने। और प्रधानमंत्री जी ने अपने शुरुआती भाषण में ही कहा कि कुछ लोग जो अहंकार में डूबे हुए हैं, कुछ लोग जो मुझे गाली देते हैं। गाली शब्द उन्होंने करीब 20-22 बार इस्तेमाल किया पूरे अपने जवाब में। देखिए, कोई भी देखने वाला इसको आसानी से देख सकता है अगर उसके आंखों में ज्योति है तो। आंखें होना दृष्टि की गारंटी नहीं होती। अहंकार किस में है, कौन अहंकार की वाणी बोल रहा है, किसकी अहंकार की चाल है, कौन ये कहता है कि ये उम्मीदवारों को मत देखो, आप सिर्फ मुझे मोदी को वोट दो। ये सब अहंकार किसको है? जी, अब ये कह रहे हैं कि जब एक नारा लगा था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, वो अहंकार से भरा नारा था। वो इंदिरा जी ने नहीं लगाया था विजेंद्र, और बहुत पुरानी बात आज के संदर्भ में बार बार लाने का कोई औचित्य भी नहीं है। आज का जो रिप्लाई था मोदी जी का, इसमें मुझे तो कोई शंका नहीं है कि न केवल काफ़ी बौखलाए हुए थे, बाकी काफ़ी गुस्सा भी थे और बड़ी मुश्किल से नियंत्रण कर रहे थे। पर मैं आपको ये ध्यान दिला रहा हूं कि कौन आदमी अहंकार की बात कर रहा है जिसको ना अपने एमएलए पे भरोसा है। अच्छा, कांग्रेस में सर किस किस के पास दिव्य दृष्टि है? आप कह रहे हैं कि नजरें अलग होती है, दिव्य दृष्टि अलग होती है, तो कांग्रेस में किस किस के पास दिव्य दृष्टि? एक भी नहीं जो भविष्य देख पाता 2014 में, 2019 में। विजेंद्र, मुझे नहीं समझ में आ रहा एजेंडा क्या है डिबेट का। आज मोदी जी सर, मैं तो आपके शब्दों पे ही सवाल कर रहा हूं। मोदी जी ने जो शायरी की है वो एजेंडा है या दिव्य दृष्टि? मैंने बताया कि ये तो कोई भी आम आदमी भी देख सकता है कि अहंकार कहां से टपकता है।
जी। किसकी भाषा में, किसके चाल ढाल में, किसकी बातों में अहंकार टपकता है, और जो बार बार 140 करोड़ लोगों की दुहाई देते हैं जी। कि वो कवच है, मेरा आशीर्वाद है 140 का। हालांकि एक बार 25 करोड़ भी बोल गए थे, 25 करोड़ भारतवासी, वो चलता है, स्लिप ऑफ टंग है, उसमें कोई खास महत्व की बात नहीं है। लेकिन एक मायने में वो सही कह रहे थे। अपने दोनों इलेक्शन पताका फहराने के बाद भी इस देश में उनको करीब 36% का वोट शेयर है, जो वोटिंग पॉपुलेशन है। उसको बार बार 140 करोड़ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, ये अतिशोक्ति है। दूसरा, मैंने कहा कि राहुल गांधी ने सर 545 में से कितनी सीटें हैं संसद में? है जी, 545 में से बीजेपी की वर्तमान में कितनी सीटें हैं, या फिर एनडीए की कितनी है सर? 303 है। क्या करना है उसको? बीजेपी की सर, और एनडीए की कितनी? मैं कह रहा हूं इस बात का मतलब क्या है, अगर आपके पास बहुमत है तो आप विपक्ष को, एक्सपर्ट्स को, दूसरी ओपिनियनों को कुचलने में लग जाएंगे। आपके इस सवाल का मतलब ही क्या है? नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 35% वोटिंग परसेंटेज है, जी हाँ, उसी बहुमत के साथ बैठे हैं सर वो। हाँ हाँ, आप मुझे बता दीजिए कभी 80% कांग्रेस को मिला हो तो। फिर भी मैं जो हिसाब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं विजेंद्र, आपको मालूम तो है जी, जरूर, जब भी विपक्ष विभक्त हुआ है कांग्रेस ने भी उस समय का फायदा उठाया है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जो 140 करोड़ लोगों के समर्थन का दावा है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। नहीं, मैं तो क्योंकि अगर वो हो सकता है किसी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे होते या फिर वो रैली में बोल रहे होते तो मैं इसको क्वेश्चन करता। वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, तो जाहिर है वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री होंगे सर, बीजेपी के तो नहीं होंगे। देखिए, हम मानते हैं, ये भी नहीं मानते सर? नहीं, देश के प्रधानमंत्री हम उनको मानते हैं और नहीं मानने का कोई कारण भी नहीं तो है। सर आप भी मानते हैं तो आप 140 में से एक है ना सर? 29 में तो नहीं होंगे जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, मैंने वोट नहीं दिया, मैं और प्रधानमंत्री मानते हैं उनको? हाँ, जरूर मानते हैं। वही इशारा है सर 140 प्रजातंत्र का तकाजा है विजेंद्र। ठीक है, क्या डिबेट हो रही है मेरे? आशीष चतुर्वेदी जी, सर कई मुद्दों पर बातचीत की गई, लेकिन ये बजट भाषण के बाद का भाषण, क्या वाकई में लगा नहीं कि एक बार भी गरीब आम आदमी की बात की जाए, एक बार भी महंगाई की बात कर ली जाए, एक बार भी बढ़ते गैस के दाम की बात कर ली जाए, एक बार भी जो तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है उसकी बात कर ली जाए? विजेंद्र जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसद में जो उद्बोधन था, उसमें उन्होंने अपने सरकार की नीतियों के बारे में बताया है कि वो किस तरह से गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है। अगर विजेंद्र जी आपने सुना हो तो उन्होंने 80 करोड़ लोगों जिनको कि खाद्य सुरक्षा के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मिल रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत उनको बहुत सुलभता से राशन मिल रहा है, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने 3 करोड़ से अधिक लोगों को जो घर मिल रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, जरा बताइए कि ये 80 करोड़ लोगों को जो रोजगार, माफ कीजिएगा, राशन दिया जा रहा है, वो कितने साल से दिया जा रहा है? वो कोरोना काल जब प्रारंभ हुआ है मार्च 2020 से दिया जा रहा है जी। और विजेंद्र जी इसी बजट में सरकार यानी कि 3 साल हो गए ना सर? 2 लाख करोड़ का 3 साल हो गए ना सर? 3 साल हो गए लगभग। बिल्कुल हो गए। अब ये कह रहे हैं 3 साल में हम 2, 5, 10 करोड़ को भी ऐसा नहीं कर पाए कि जिनके लिए कहा जाए कि उनकी जरूरत नहीं है। विजेंद्र जी, हमको जो 80 करोड़ लोगों हैं उनकी सक्षमता पे सवाल नहीं उठाना है, हमको सरकार की जो नीतियां हैं उस पे डिस्कशन करना है। और अरुण जी भी बार बार बात कर रहे थे, नीतियां किस पर आधारित है सर? नीतियां जो सरकार की, मैं बताता हूं आपको, सरकार की जो नीतियां वो गरीब कल्याण पर आधारित है। सरकार का जो शासन है, गरीब कल्याण का आंकड़ा अंतिम बार कब आया सर? भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, गरीब कल्याण का आंकड़ा अंतिम बार कब आया सर? जी, हम निर्णायक सरकार की बात करते हैं। गरीब कल्याण का आंकड़ा अंतिम बार कब आया? नहीं, गरीब पता है ना विजेंद्र जी, देश में सबको पता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से गरीब कल्याण आधारित है, किस तरह से लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है, किस तरह से घर बन रहे हैं, किस तरह से बैंकों में खाते खुल रहे हैं, किस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। और अरुण जी भी बार बार बात कर रहे थे, 2004 में अरुण जी आप पता कर लीजिए कांग्रेस को कितने वोट परसेंट मिले हैं। 2004 में आपको 25% से कम वोट मिला है और 2009 में भी 30% से कम वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 32% वोट मिला है और 2019 लेकिन अरुण जी तो मान रहे हैं कि जब जब विपक्ष कमजोर हुआ है कांग्रेस ने फायदा उठाया है। जी, एजेंडा क्लियर है, एजेंडा आपके बैकड्रॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन अरुण जी इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। इनकी जो दृष्टि है ना उस तरफ देख नहीं रही है। 2014 में आप प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं कर पाते हैं, 2019 में भी आप 54 सीटें हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसा हो रहा है, आप देश में मात्र 3 राज्यों में सिमट करके रह गए। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार जाइए मोदी की लोकप्रियता देखिए। अरुण जी वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं,
जिसने कि भरोसा कहां से कायम पता किया है। लगाया और आपने? भरोसा क्यों कायम किया है? पर अरुण जी एक मिनट, आपके नेता बात करते हैं डर की, कि हमको डर लगता है। डर हमको उस समय लगता था अरुण जी, जब 2014 से 2004 से 14 के बीच में जगह जगह बम कांड हुआ करते थे, जब हम ट्रेन में सफर करा करते थे, बसों में सफर करा करते थे, मार्केट में जाया करते थे, तब घर वालों को एक डर रहता था कि जो बच्चा गया है वो सुरक्षित लौटेगा या नहीं लौटेगा। आप मुझे बताइए 2014 के बाद देश में जो स्थितियां परिवर्तन हुई है, देश में एक निर्णायक सरकार, एक मजबूत सरकार है जो मजबूती से फैसले ले रही है। ठीक है मिथिलेश जामिनी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण था तो जाहिर है उसमें तंज भी होने थे, उसमें ऐसी चीजें भी होनी थी जो सीधे जनता को कनेक्ट कर जाए और विपक्ष को हमले पर भी लेना था। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस भाषण के जरिए जो भी आरोप पिछले एक वक्त में लगे हैं उन सब का जवाब दे दिया है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो चाहे राहुल गांधी जी का स्पीच सुना, चाहे नरेंद्र मोदी जी का पीएम साहब का स्पीच सुना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सरोकार रहित जनता और निरर्थक होता लोकतंत्र दिखाई दिया। हमें याद होगा पीलू मोदी कभी लोकसभा में बोलते थे, कभी सुषमा स्वराज बोलती थी, कभी अडवाणी बोलते थे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, कभी इंदिरा गांधी बोलते थे, कभी नेहरू बोलते थे। जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे थे उन्हें उठाया जाता था। और मीडिया को भी देखिए, कभी राष्ट्रपति का अभिभाषण का पूरा पेज छपा करता था, लोगों को पता होता था। आज कितने लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या क्या मुद्दे थे? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक का रिएक्शन नहीं आ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। अब दूसरी बात, राहुल गांधी जी यात्रा तो पूरी लंबी चौड़ी करके आए हैं, 4000 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन उन्होंने अपने स्पीच में ये तो बात कही कि एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी यात्रा से किस राज्य में किस फसल का उत्पादन होता है, किस फसल के क्या भाव हैं, वो एक एनालिटिकल अप्रोच क्रिएट नहीं कर पाए, जिससे ये लगे कि वो एक बहुत बड़े लीडर हो गए। और मोदी जी का तो कोई जवाब नहीं है। मोदी जी के सामने सब कुछ जब वो बोलने लगते हैं, उनको ईश्वर का कोई आशीर्वाद है, उनको मां सरस्वती का, कि वो बातों को बहुत सहेज ढंग से लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं। लेकिन मोदी जी ने भी जो जन सरोकार से जुड़ी हुई विषय हैं उनको नहीं उठाया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और कई इश्यूज हैं। अब उन्होंने वोटों के हिसाब से बहुत अच्छे स्पीच दिए। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ किसानों को, मैं 11 करोड़ किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए डालता हूं, 9 करोड़ लोगों को मैंने गैस सिलेंडर दिए हैं उज्ज्वला योजना में। जो उनको कहना है 80 करोड़ लोगों को 80, 9, 11 और 9 को जोड़ लीजिए, बाकी क्या बचता है? 140 में से अगर 100 करोड़ लोगों को सीधा प्रभावित कर रहे हैं तो फिर क्या करोगे आप? किससे जीतोगे आप? यानी उनका जो कैलकुलेटिव स्पीच था वो ये बता गया कि विपक्ष को स्टडी की जरूरत है। लेकिन मिथिलेश जी, इन 80 करोड़ और इन 100 करोड़ में पंजाब भी आता होगा जी, इनमें हिमाचल भी आता होगा वर्तमान, तो ऐसा भी नहीं है ना कि जो अन्न खा रहा है वो वोट भी दे रहा है। देखिए, अन्न खा रहा है वो वोट दे रहा है, ये आप राज्यों की बात कर रहे हैं। राज्यों में राजस्थान में भी तो गहलोत जी की सरकार बनी ना, लेकिन लोकसभा में 25 के 25 सीटें गई ना। मोदी का जो फेस है आज की तारीख में, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के फेस के सामने अभी कोई चेहरा दूसरा खड़ा नहीं हो पा रहा। राहुल गांधी जी ने भले यात्रा कर ली, लेकिन कांग्रेस के जो हालात हैं वो बड़े नाजुक दौर में चल रही है कांग्रेस। लोग कह रहे हैं कि हाथ से जोड़ा हाथ अभियान के बाद में इनके टांग से बढ़ाओ टांग अभियान शुरू होने वाला है। तो फिर तो ये शेर सही है, पांव के नीचे कितनी जमीन, कांग्रेस के लिए नहीं। देखिए, आप पार्टी के राघव चड्ढा भी बोल चुके कांग्रेस के लिए, ये इन्होंने क्या न मोदी जी ने कहा, उससे पहले आप पार्टी ने कहा, उसके लिए तो आप नहीं कह रहे। आज इन्होंने कहा ये सच्चाई है, और हार्वर्ड में स्टडी हो रही वो भी सच्चाई है। लेकिन हिंदुस्तान हीरोइज्म रहा है, कभी राम का दीवाना था, कभी कृष्ण का दीवाना था, कभी इंदिरा जी का दीवाना था, और आज मोदी जी का दीवाना है। इस सच्चाई को आप माने ना माने, हीरोइज्म है। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, हालांकि आम आदमी पार्टी जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो उनके सांसद वॉकआउट कर गए थे, वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि चलिए सुन लेते हैं। तो पहले तो यही बताइए, जब सुना ही नहीं तो रिएक्ट क्या करें? देखिए विजेंद्र जी, आप जिस तरह से डिस्कशन को ले जा रहे हैं जी, अभी सरकार के कामों और उसके एनालिसिस और जो क्लेम्स हैं उनके ऊपर बात करनी है। अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो आप तो उसी के इतिहास पे चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि मीडिया की ये जो भूमिका है ये शर्मनाक है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी जवाब दिया, देख रही है उसको ये बताना गलत है। अगर लाल चौक पर खड़े होकर इतिहास में लाल चौक इतिहास में जा रहे हैं, आपको इतिहास की क्या जरूरत पड़ रही है? अभी प्रधानमंत्री का अभिभाषण पे जवाब आया, उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जो बात की है, उस पर बात करिए। मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री का रिप्लाई महत्वपूर्ण था सर। हाँ, महत्वपूर्ण था ना। वॉकआउट क्यों किया? और सब लोग तो सांसदों ने मैं बताता हूं क्यों वॉकआउट हुआ। मुझे एक बात बताइए, आज के दिन जो ये कहा जा रहा है कांग्रेस की हार्वर्ड में स्टडी हो रही है, तो भाई हिंडनबर्ग में भी स्टडी हुई है हमारे देश की इकोनॉमी की, और हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर की।
वो अध्ययन हुआ है, उसके ऊपर भी बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। आज जो है सबसे महत्वपूर्ण इश्यू यह है करप्शन का, वर्तमान सरकार के करप्शन का, क्या उस पर एक लाइन बोले वो? और दूसरी बात, जो अचीवमेंट गिनाए जा रहे हैं वो सारे सारे शर्मनाक हैं। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा, करप्शन गिनाइए सर, गिनाइए करप्शन, मैं वो गिनाइए। बता रहा हूं, सुनिए, एलिगेशन तो लगाइए सर कम से कम। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे साथी बीजेपी के ने कहा कि भाई 80 करोड़ को हम भोजन दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। आपके कोरोना से पहले 40-35 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता था, अब इतने लोग गरीबी के नीचे चले गए, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ये शर्मनाक है। देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, सरकार पहले तो चलिए सर, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप बताइए कि 80 करोड़ लोगों को, देवेंद्र शास्त्री जी, 80 करोड़ लोग जिनको 80 करोड़ लोग जिनको खाना दिया जा रहा है, खाद्यान्न दिया जा रहा है, वो किस योजना के अंतर्गत, पैरामीटर क्या है सर बताइए? क्या चीज? जिन 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, जरा पैरामीटर बताइए क्या है? पैरामीटर क्या है? वो तो 2 वक्त की उनकी रोटी नहीं मिल रही है इसलिए है ना। और क्या क्यों दिया जाता है? आप बताइए ना सर। क्या बता रहा हूं ना, उनके पास कमाने के लिए कमाई नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है। इसीलिए पूछ रहा हूं, जो आंकड़ा दे रहे हो 2011 सेंसेक्स का है, उसके बाद सेंसेक्स तो हुआ ही नहीं। विजेंद्र जी, जी, सरकार के गीत गा लीजिए आप, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर ये सरकार फेल है। अरे शास्त्री जी, एक मिनट, देवेंद्र शास्त्री जी, चलिए दुनिया का एक देश बताइए वर्तमान स्थिति में, एक मिनट आशीष जी, देवेंद्र जी, क्योंकि स्टडी करते हैं सर। देवेंद्र जी, एक देश बताइए दुनिया का, आप चूज कीजिए, जिसका अभी वर्तमान स्थिति में जीडीपी इंडिया से ज्यादा है। एक बताइए। जीडीपी के आंकड़ों पे आप बात करेंगे, इस सरकार के बताइए सर, इस सरकार के जीडीपी के जो प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं उनके बारे में आप सुब्रमण्यम स्वामी की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, उन्हीं के एमपी। चलिए, ये अच्छा है सर कि आम आदमी पार्टी की खुद की रिसर्च भी नहीं करेंगे तो यही हाल होगा कि 80 के 90 करोड़ को आपको रोटी देनी पड़ेगी। जी ठीक है, आशीष जी जवाब। देखिए विजेंद्र जी, अभी देश की अर्थव्यवस्था की बात हुई, जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उसमें बहुत प्रमुखता से बताया गया कि हम 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था थे और आज हम विश्व के पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करें, चाहे 2023 फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें, चाहे जो 2022 की बात करें जो पिछला वर्ष रहा है, उसमें सारे आंकड़े आप देख लीजिए, चाहे IMF देख ले। अरे शास्त्री जी सुनिए, अरे शास्त्री जी थोड़ा सुनिए, धैर्य से सुनिए। भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 2014 से जो शासन है, एक भी विपक्षी पार्टी, लेकिन ये सर छोड़िए ना, मैं 2014 से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन आप ये बताइए ना सर, मुक्त शासन दिया है हमने, इनकी सरकार है। भुखमरी में हिंदुस्तान क्या हो रहा है पंजाब में, आप देखिए आज पंजाब में क्या हुआ है, देखिए आप। आशीष चतुर्वेदी जी, भुखमरी में देश क्या हो रहा है देखिए, आपका नाम लेवा नहीं मिलने वाला वहां। शराब घोटाला आपने पंजाब में, आप चिंता मत करिए, पंजाब की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि आप वहां पर घुस भी नहीं पाएंगे। अरे देवेंद्र जी, ये भी अहंकार है। आप अमरिंदर जी और इनके भरोसे आप वहां काम चलाना पड़ेगा आपको। देखिए देवेंद्र जी, जो पंजाब का हाल हो रहा है उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम। आज जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार की बात आपने की थी ना, आप आरोप लगाइए ना, बताइए घोटाला बताइए। मैं घोटाले बताता हूँ 2004 से 14 घोटाला ये हिंडनबर्ग रहा, हिंडनबर्ग पे बोलना चाहिए था। अरे ये कोई घोटाला नहीं है, तो क्या है? घोटाला नहीं है, एक रिपोर्ट है। मुझे एक बात बताइए, देश में एनर्जी के सारे रिसोर्सेज एक करने में सक्षम है, बताइए। मोनोपोली जो जांच करने में सक्षम है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन मोनोपोली किस बात? मित्तल जामिनी जी, भाई अगर हिंडनबर्ग पर चर्चा संसद में हुई, राहुल गांधी ने काउंटर भी किया, तो क्या वाकई में उस पर जवाब देना चाहिए था? देखिए, हिंडनबर्ग के मामले में जो रिपोर्ट्स आई है, आज जो अडानी के आंकड़े आए हैं कंपनीज के, वो उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया है, तो आप उसको कैसे झूठ ला पाएंगे? दूसरा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस और राहुल गांधी जी तो वहां बोल रहे हैं, और राजस्थान में 36,000 बीघा जमीन दे दी और 60,000 करोड़ का MOU हुआ है, तो आप दोहरा मापदंड नहीं अपना। आपको अगर सफेद कपड़ा पहनना तो सफेद पहन के निकलिए, तब आपको लोग सन्यासी कहेंगे। आप राजस्थान में MOU करते हैं, देखिए राजस्थान के, चाहे कांग्रेस करे और चाहे बीजेपी करे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहा है उसको रोका जाना चाहिए। जनता का तो पैसा जा ही रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रति जो हिंदुस्तानियों का लगाव है, जो प्यार है, उसको आप कम नहीं कर पा रहे। थारा विपक्ष जो आज उन्होंने बात कही कि ईडी के दम पर एक हो गया, लेकिन जो योजनाएं थी उनकी कटाक्ष करने के मामले में एक नहीं हुआ। और जिस तरीके की हालात हैं, उसमें आज एक मजबूत नेतृत्व की पूरे देश को दरकार है, और उस दरकार को पूरा करने में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई सक्षम नहीं। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू पे राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान एक सांसद ने टिप्पणी की, वो क्या सोच दिखाती है?
वो क्या दिखाती है आपको विपक्ष ने? क्यों टिप्पणी की है कि महिला पे आदि अनुसूचित जनजाति महिला के ऊपर? ये नहीं दिखाती कि आपके अंदर अहंकार है। वो अहंकार रहित भाषा होती तो ये भाषण सार्थक होता। और नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो यूथ को भी इंप्रेस कर रहा है, और जिन हालातों में पूरा विश्व जी रहा है उन हालातों में इससे श्रेष्ठ विकल्प नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता मान चुकी है, इसी का परिणाम है। ठीक है, अरुण शर्मा जी, फाइनल कमेंट। ये वैलिड पॉइंट है सर। एक तरफ आप LIC और SBI के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करते हैं और राजस्थान में 60,000 करोड़ का MOU करते हैं। नहीं, देखिए MOU मैं अभी टाइम कम है आपके पास, वरना मैं इसका भी जवाब दे सकता हूं, पर इससे पहले मैं नहीं आप दे दीजिए सर, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको पूरा। ये जवाब थोड़ा अरुण शर्मा जी, मैं 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, जवाब दीजिए सर, दीजिए। आपका ऑब्जेक्शन क्या है कि एक व्यवसायी टाई लगा के कोट पहन के इन्वेस्टमेंट करने निकला है स्टेट टू स्टेट, बाकी स्टेट्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। अगर राजस्थान की जनता सर मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, माफ कीजिएगा सर। अब आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं अगर अडानी के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहां कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। 1 मिनट दिया है मुझे इस सवाल के जवाब देने के लिए, प्लीज जी होल्ड योर हॉर्सेस जी। मैं ये कह रहा हूं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर राजस्थान के हित में है, रोजगार बढ़ेगा, सोलर एनर्जी बनेगी, हमको क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब तो देश को क्या दिक्कत है? मैं क्लियर कर दूं सर, सोलर एनर्जी में कोई रोजगार नहीं पैदा होता। सोलर एनर्जी के पैनल गुजरात में बनते हैं, एक जमीन पर एक पैनल लग जाता है और सूर्य भगवान उस पर रोशनी देते हैं, वो ऊर्जा बिक जाती है और एक गार्ड लगता है। तो राजस्थान के नौजवानों को उससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। एक पॉइंट रखना चाह रहा हूं मैं, सारा जो अशोक गहलोत जी ने बोलिए चाह रहा हूं कि 10 तारीख को अशोक गहलोत साहब जो है अपना बजट रखने वाले हैं, उनको भी अडानी के ऊपर बजट भाषण में अपना स्पष्टीकरण जनता के लिए देना चाहिए कि ये कौन सा कनेक्शन है भाई। देवेंद्र जी आप शपथ लीजिए कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होगी अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। लीजिए शपथ। इसमें शपथ की कोई बात नहीं है। अडानी कमाल कर रहे हैं सर। अडानी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिताली जामिनी जी आपका भी शुक्रिया, आशीष जी आपका भी शुक्रिया। संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कटाक्ष किए वो विपक्ष को एक आईना तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो देश ये सवाल पूछ रहा था कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उस पर भी बोलना चाहिए था। देश को इंतजार यकीनन था। नमस्कार।